अतीक अहमद के मर्डर के बाद बहुत सारे सवाल हुए हैं उनकी ज़िंदगी पर और उनकी डेथ पर कि उनका मर्डर कैसे हुआ, क्या साजिश थी, क्या पहले से गवर्नमेंट को पता था या ये इम्प्रॉम्प्टू उनका मर्डर हुआ। मगर सबसे पहले देखते हैं कि अतीक अहमद की लाइफ कैसे रही। ऐसे वो बॉर्न हुए इलाहाबाद में 1962 में और उसके बाद वो स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, वो एक स्कूल ड्रॉप आउट थे। इनफैक्ट उन्होंने शुरू से ही कुछ पेटी क्राइम्स करना शुरू कर दिया था। वहाँ पे कहते हैं कि जो ट्रेन चलती होती थी इलाहाबाद में, वहाँ से वो थोड़ा बहुत कोयला चुरा लेते थे। मगर बाद में धीरे धीरे जो रेलवे का मेटल स्क्रैप का बिजनेस होता है उसमें गुंडागर्दी करके वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेते थे कि कोई और उनके साथ टेंडर ना भरे। इस तरह से उन्होंने एक साम्राज्य शुरू किया क्राइम का, जिसे बोलते हैं एम्पायर ऑफ क्राइम, और वो चलाने लगे और बाद में धीरे 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 उनका एक बाहुबली का इमेज बन गया। उन्होंने पहली बार ऐसे जो पॉलिटिकल अपनी एंट्री की वो 27 साल की उम्र में की थी। उसके बारे में मैं बताने से पहले कुछ उनके पर्सनल लाइफ पे भी बता दूं। उन्होंने फिर शादी की इन द मीन टाइम शाइस्ता परवीन से, जो अब आप जानते हैं मिसिंग है और काफ़ी टाइम से वो भी क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व होने लगी थी। उनके क्रिमिनल बिजनेस में वो भी इन्वॉल्व थी। उनके शाइस्ता और अतीक अहमद के 5 बेटे और 5 बेटों में 2 बेटे जेल में और 2 बेटे माइनर होने के कारण वो शेल्टर होम में रहते हैं। और एक बेटा आप जानते हैं असद, उसकी अभी ही बहुत हाल ही में जो डेथ हुआ इनकाउंटर केस में, उसके बारे में थोड़ा मैं बाद में बताऊंगी, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये कुछ उनका जो मैंने आपको बताया कि उनका पर्सनल बैकग्राउंड क्या रहा और उनकी पॉलिटिकल एंट्री होने के बाद वो कई बार एमएलए बने और एक बार एमपी भी बने। मगर मेन केस क्या है? हालांकि उन्होंने जो पहला मर्डर किया था और जो पहला मर्डर केस था वो 17 साल के 17 ईयर्स के ही वो थे जब पहला मर्डर केस उनके अगेंस्ट उनका नाम पे आ गया था। मगर जब 27 साल पे भी जब उन्होंने एंट्री की अपनी पॉलिटिक्स में, तब उन्होंने एक चांद बाबा करके गैंगस्टर होते थे, राइवल गैंगस्टर होते थे इलाहाबाद में, उनसे कहा था कि मैं यहाँ पे खड़ा हो रहा हूँ इलेक्शन के लिए। उन्होंने गो अहेड दे दिया, मगर चांद बाबा ने बाद में अपना नॉमिनेशन भी फाइल किया था। कुछ ही समय के बाद उनका गैंग वॉर जो होते हैं आपस में, उनमें चांद बाबा की डेथ हो गई। मतलब गैंग वॉर में उनको मारा गया और बाद में अतीक अहमद उस सीट से जीत गए थे। तो इस तरह की उनकी एक ब्लड स्टेन्ड एंट्री जिसे कहा जाए पॉलिटिक्स में अतीक अहमद की हुई। ये जो हाल में केस है उसके बारे में मैं कुछ बता दूं, जिसमें वो कन्विक्ट भी हुए पहली बार 2005 में। एक्चुअली राजू पाल बीएसपी एमएलए जो रहे, उनके साथ उनको प्रॉब्लम था क्योंकि अशरफ जो अतीक अहमद का भाई रहा और जो आप जानते हैं जिसकी डेथ भी साथ में, मर्डर साथ में अतीक के साथ हुआ, अशरफ एक्चुअली हार गया था 2005 में इलाहाबाद वेस्ट सीट से राजू पाल के अगेंस्ट। इसी खुंदक में अतीक अहमद ने कहते एक साजिश की और राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। इस केस में वो एक शुरुआत हुई और उसके बाद एक उमेश पाल का केस आया, जो उनके ब्रदर थे उमेश, उन्होंने राजू पाल के केस में विटनेस भी रहे, वो भी एब्सकॉन्डिंग रहे। उसके बाद उनका अबडक्शन हो गया था, बाद में उनकी भी डेथ हो गई, मतलब उनका भी मर्डर किया गया था। जिस केस में असद, जो मैंने आपको पहले बताया, उनका बेटा इन्वॉल्व रहा, असद भी उसमें इन्वॉल्व था, शाइस्ता परवीन भी उसमें इन्वॉल्व थी उमेश पाल के मर्डर में, जो इस साल में ही फरवरी में हुआ था। उमेश पाल के साथ 2 और पुलिस के कॉप्स भी थे जब उनकी हत्या कर दी गई थी। तो असद भी उसी केस में इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से बाद में उनकी इनकाउंटर में डेथ भी हुई। तो ये मैं बैकग्राउंड दे रही हूँ। तो हुआ क्या कि 2005 में जब राजू पाल जो पहले जिनका मर्डर कर दिया गया था, उस केस में 2008 में अतीक अहमद ने एक्चुअली सरेंडर कर दिया था। मगर 2012 में वो एमएलए का एक कॉन्टेस्ट, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना चाहते थे, जिस वजह से उनकी बेल एप्लीकेशन में, बहुत दिलचस्प किस्सा है ये, बेल एप्लीकेशन कोर्ट में आई कि अब वो उनको बेल मिल जाए तो वो बाहर निकल जाएं और उसके बाद वो कॉन्टेस्ट कर पाए, क्योंकि अभी तक वो उन पे केस चल रहा था, कन्विक्टेड नहीं थे। इस कारण से 2008 में जब उन्होंने सरेंडर किया, उसके बाद 2012 में वो अपना दल पार्टी में उन्हें टिकट दी
और वो कॉन्टेस्ट करने के लिए बाहर निकले तो 10 जज थे जो उनका बेल प्ली सुन रहे थे, जिन्होंने अपने आप को उस केस से रिक्यूज किया। मतलब कि 10 टोटल जज थे जिन्होंने कहा कि हम इस केस से कोई वास्ता नहीं लेते, हम इस केस की हियरिंग नहीं करना चाहते। इतना मतलब खौफ था अतीक अहमद का कि अगर उन्होंने इसको बेल डिनाई कर दी तो वो कहीं मारे ना जाएं। इस कारण से जो 11वां जज आया 2012 में, उसने अतीक अहमद को फिर फाइनली बेल दी और उन्होंने फिर बाहर निकल के अतीक अहमद ने उन्होंने लड़ाई की, इलेक्शन लड़ा, मगर वो हार गए राजू पाल की विडो से, और पूजा पाल उसका नाम, जिससे वो हार गए। तो ये केस है जिसकी वजह से वो फाइनली कन्विक्ट हुए। मगर जब उमेश पाल का केस चलता रहा, और आप जानते हैं उमेश पाल का मैंने आपको थोड़ा जिक्र थोड़ी देर पहले किया था कि जो वो विटनेस थे उनको अबडक्ट किया गया, मर्डर किया गया, वो इसी साल किया गया फरवरी में, और उसके बाद मार्च में ये जो है कन्विक्शन की बात शुरू हुई। मार्च 28 है, मैं डेट कंफर्म कर रही हूँ, 28 मार्च को कन्विक्ट हुए। उसके बाद अतीक अहमद को 17 साल की 17 इयर्स का रिगरस इम्प्रिजनमेंट इस केस में हुआ, जिसके बाद वो साबरमती जेल जो गुजरात में है वहाँ भी रहे, और वहाँ से फिर उनको यूपी ले जाया गया। झांसी के रास्ते से आए थे, वहाँ उन्होंने मीडिया वालों को भी रास्ते में मिले, और मीडिया वालों ने उनको कहा था उस समय कि आप जा रहे हैं, आपको अपनी जान का खतरा नहीं है। तो उन्होंने बोला था कैसा खतरा, हमें कोई खतरा नहीं होता। इस तरह का उन्होंने एक माहौल बना रखा था कि हमें कोई किसी चीज़ से डर नहीं रहता। हालांकि यूपी में आने के बाद उन्होंने ये अपने स्टेटमेंट बदल दिए थे और वो कहने लग गए थे कि उनकी जान को खतरा है। एक दिलचस्प बात इसमें यह है कि उनकी वाइफ मिसिंग है, शाइस्ता परवीन। उस समय से मैंने आपको बताया वो भी एकदम पार्टनर इन क्राइम बन गई थी। मगर एक और महिला आती थी अतीक अहमद को मिलने, और उसका नाम था शबाना। वो आती थी साबरमती जेल में भी और यहाँ भी। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये शबाना थी कौन, है कौन, और वो मिसिंग क्यों है, और वो अतीक अहमद को मिलने क्यों आती थी, और क्या रिश्ता था उसका अतीक अहमद के साथ। क्या कोई पर्सनल रिलेशनशिप था या कोई क्रिमिनल पार्टनरशिप थी, किस कारण से वो मिलने आती थी, इस पे अभी कोई लाइट नहीं है। मगर अभी तक जो मीडिया का रिपोर्ट आ रहा है वो ये है कि शायद कोई पर्सनल रिलेशनशिप था शबाना का अतीक अहमद के साथ, और इसलिए वो हर जेल में जहाँ पे अतीक रहते थे रेगुलरली विजिट करती होती थी। और उसके अलावा ये भी एक खबर है, हालांकि अनसब्सटेंशिएटेड है, कि शाइस्ता परवीन को इस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम थी कि शबाना क्यों मिलने जाती है अतीक अहमद को। मगर ये सिर्फ स्पेकुलेशन की बात है, सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स है जो मैं आपके पास कोट कर रही हूँ। उसके बाद हम वहाँ पे चलें कि अब उसके बाद एक लास्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या हुआ जब अतीक अहमद को यूपी ले जाया गया, और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट भी दी कि उनकी जान को शायद खतरा है, कोई कॉन्स्पिरेसी है। उसके बाद आप जानते हैं अप्रैल 13 को असद जो उनका बेटा है, जो उमेश पाल के केस में कन्विक्टेड था, मतलब अक्यूज था, और उसका इनकाउंटर हुआ। तो अप्रैल 15 को लास्ट में ये हुआ कि अतीक अहमद को वहाँ से और उनके भाई अशरफ को दोनों को ले जाया गया प्रयागराज हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप के लिए। मगर जब वो मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे थे और उनको जब ले जाना था तो मीडिया से उनकी बातचीत कराई गई, जिस पे एक क्वेश्चन मार्क आया है जो मैं आपको बताऊंगी। और उनसे पूछा गया कि उन्होंने क्यों नहीं अपने बेटे का फ्यूनरल अटेंड किया, क्योंकि जो वो 2 दिन पहले ही मरा था। तो उन्होंने कहा क्योंकि उनको वहाँ ले जाया नहीं गया उस ग्रेवयार्ड में। तो एक तरह से एक इंडिकेशन था कि शायद अब इनका भी जो बोलते हैं कि एक प्रोविडेंशियल वर्ड्स निकले उनके मुंह से कि मैं वहाँ पे पहुँच नहीं पाया, क्योंकि उसी के बाद उनको ढेर कर दिया गया। 3 लोग मीडिया में इन्फिल्ट्रेट किए थे, उन तीनों ने उनके जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड थे पॉइंट ब्लैंक रेंज पे इन दोनों को गोलियों से एकदम छल्ली कर दिया, अतीक अहमद को भी और उनके भाई अशरफ को भी, और दोनों वहीं ढेर हो गए। एक तरह से कहा जाए कि एकदम वर्ड्स उनके जो थे कि वो अपने बेटे के पास नहीं जा पाए, और उसके बाद उनकी दोनों की भी मृत्यु हो गई। एक पॉइंट पॉइंट है। मगर उसके अलावा जो पॉइंट ये है कि उन 3 लोगों को मीडिया के अंदर
मीडिया के ग्रुप में आने कैसे दिया गया, और दूसरा कि उनके पास वेपन्स कैसे थे, वो भी टर्की मेड पिस्टल्स। ये हैरान करने की बात है कि इस तरह का वेपन्स इन तीनों के पास था, और ये तीनों मीडिया के अंदर, नॉर्मल मीडिया के लोगों के अंदर इस तरह से आसानी से इन्फिल्टर कर पाए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये सिर्फ बहुत क्वेश्चनेबल चीज़ नहीं है कि इस तरह से लोग घुस कैसे गए, ये क्वेश्चनेबल है कि उनको मीडिया के पास जाने ही क्यों दिया। उनको डायरेक्टली अगर मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रहे थे तो अस्पताल के दरवाजे तक उनकी एम्बुलेंस जानी चाहिए थे। वो अंदर जाते, चेकअप करते और उसके बाद डायरेक्ट एम्बुलेंस में बैठ के जेल में वापस जाते। उनको इस तरह से एक्सपोज क्यों किया गया इतने सारे लोगों के सामने, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया है। तो इतने सारे सवाल बाकी हैं कि वो लोग कैसे आए, इन्फिल्टर कैसे किए, उनको एक्सपोज क्यों किया गया, एम्बुलेंस डायरेक्ट दरवाजे तक क्यों नहीं पहुंची, और वो महिला कौन थी। तो इतने सारे सवाल बाकी हैं, मगर यही अभी तक जो मैंने आपको बताए वो फैक्ट्स है अतीक अहमद के लाइफ के और अतीक अहमद के डेथ के।